नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। और आज जो हम पर्यावरण अध्ययन में बात करेंगे उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें हम कैसे बनाते हैं, इन सारे टॉपिकों से जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को रखा गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है ना। सीटेट के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप जितने ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हर प्रश्नों को आपको समझाया भी जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां पर 30 टेस्ट है, उसको लगा लीजिएगा। काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो चेकआउट कर लीजिएगा। रामबाण पीडीएफ भी वहां पर देखने को मिलेगी, तो एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर तो रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। यहाँ पर प्रश्न आपको कितने मिलेंगे? टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। आपका आकलन करना है और अंत में बताना है कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको 2011 से लगाकर 23 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएंगे, है ना। तो 50 प्रश्न आपके सामने, टोटल करिएगा कितने आपको अंक आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो वह कौन सी चिड़िया है, उस पक्षी के बारे में आपको बताना है। देखिए, नर पक्षी होता है या फिर नर चिड़िया होती है, वो बहुत सारे घोंसले बनाता है ना नर चिड़िया, और उनमें से बस जो मादा चिड़िया होती है वो एक ही घोंसले का चयन करती है और उसमें अंडे देती है, और बाकी जो बच्चे घोंसले हैं उनको वो ऐसे ही छोड़ देती है। तो वो एक कौन सा पक्षी या फिर कौन सा चिड़िया है? क्या वो बया है जिसे जुलाही चिड़िया कहते हैं, या इसे वीवर पक्षी भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे वीवर पक्षी भी कहा जाता है। क्या वो फाख्ता है? ये फाख्ता लिखा हुआ है ना। क्या वो दर्जन चिड़िया है या फिर वो शकरखोरा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? उसे वीवर पक्षी कहा जाता है, या फिर बया पक्षी कहा जाता है, या फिर जुलाही चिड़िया कहा जाता है, जो बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा चिड़िया होती है वो एक घोंसले का चयन करती है और उसमें ही अंडे देती है। यहाँ पर देखिए, घोंसले संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो फाख्ता के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो फाख्ता पक्षी होता है वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? कैक्टस के कांटों, है ना। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, टाइम खराब होगा। सुन लीजिएगा अच्छे से। फाख्ता जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। कहां पर? कैक्टस के कांटों के बीच, साथ में मेहंदी के पेड़ पर भी अपना ये घोंसला बनाता है। दर्जिंग, दर्जिंग से आप याद रख लीजिए, दर्जी, दर्जी क्या करता? सीता है। ऐसे ही जो दर्जिंग चिड़िया है वो जो पत्ते होते हैं उनको आपस में सिल लेती है और उसी में अपने अंडे दे देती है ना। ये दर्जिंग चिड़िया काम करती है। शकरखोरा की हम बात करें तो जो शकरखोरा पक्षी होता है वो अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या फिर डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? यहाँ पर उस पक्षी के बारे में आपको बताना है जो कि समूह में रहता है, एक साथ रहता है। मधुमक्खी बिल्कुल समूह में रहती है, एक साथ आपने देखी होगी। चींटियां भी समूह में रहती है। मकड़ी, मकड़ी यहाँ पर समूह में नहीं रहती, है ना। जो मकड़ी है ये कीट वर्ग का ऐसे अपवाद माना जाता है। अपवाद का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपने देखा होगा, मधुमक्खी को देख लीजिए, चींटियों को देख लीजिए, और भी जो कीट होते हैं ये कीट वर्ग में आते हैं ना। उनके सभी के पैर कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। लगभग सभी कीटों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। लेकिन जो मकड़ी होती है इसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसलिए इसको कीट वर्ग में इसको अपवाद माना गया है ना, और ये सामाजिक कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा है ततैया, दीमक, चींटियां। तो ततैया भी आपने देखा होगा, ये भी समूह में रहता है। दीमक भी समूह में रहता है और चींटियां भी समूह में रहती हैं। तो आपका जो बी वाला विकल्प है वो आपका सही होगा। देखिए, यहाँ पर भी मकड़ी आ गई। ये भी क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह सामाजिक कीट नहीं है, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी वाला, ततैया, दीमक और चींटियां। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। सॉरी, अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मधुमक्खी क्या है? सामाजिक कीट है, एक साथ रहना पसंद करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और काफी बार ये पूछा गया है। तो इससे सारी जानकारी, जो मधुमक्खी से संबंधित जितनी भी जानकारी लिख करके आती है, इस तीसरे वाले प्रश्न में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मौखिक दूंगा, है ना। सुन लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि लिखूंगा आपका समय खराब होगा, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। तो देखिए, यहाँ पर हम विकल्पों को पढ़ते हैं।
पहला विकल्प है केवल रानी मक्खी ही सॉरी केवल रानी मक्खी अंडे देती है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, बिल्कुल रानी मक्खी ही अंडे देती है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो श्रमिक मक्खी होती है वो नर मक्खी नहीं होती है, मादा मक्खी होती है ना। कौन सी होती है? मादा मक्खी होती है, इसलिए बी वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, बिल्कुल कुछ ही नर मक्खियां होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती, बिल्कुल छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। और भी जो ज्यादातर जो पूछा जाता है कि भाई मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो इसे एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर, इसे क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कौन से पेड़ पर उपयुक्त है? तो लीची के पेड़ पर। कहां पर? लीची के पेड़ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा किया जाता है बिहार में। कहां पर किया जाता है? बिहार में किया जाता है। और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी किया जाता है, आपका जम्मू कश्मीर में भी किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। 2-3 नाम याद रख लीजिएगा, कभी बिहार नहीं विकल्प में दे तो झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको विकल्प में देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे इसके बारे में हम जाने तो मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये कॉलोनी या फिर बस्ती में रहना पसंद करती है। साथ में हम बात करें कि मधुमक्खी एक छत्ते में लगभग कितना किलोग्राम शहद प्राप्त करती है, जैसे कि विकल्प दिए हुए इस प्रकार से विकल्प दे देंगे, आपको पता होना चाहिए लगभग 12 किलोग्राम। कितना? 12 किलोग्राम एक छत्ते में शहद प्राप्त हो जाता है मधुमक्खी के, ना, याद रखिएगा। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है? तो वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया और विकल्प में भी है कि मधुमक्खी छत्ते में एक रानी मक्खी होती, कुछ राजा होते हैं और श्रमिक मक्खियां होती है। अब ये अपने जो भोजन जब इनको करना होता है तो कैसे सूचना देती है? तो नृत्य के द्वारा। कैसे देती मधुमक्खियां? नृत्य के द्वारा। जो भोजन यदि इनको करना होता है, भोजन की जो सूचना देनी होती है तो नृत्य के द्वारा देती हैं, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और काफी अच्छा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? यहाँ पर फल का समूह आपको ज्ञात करना था। क्या आलू बैगन आम है, केला बैगन सेब है, टमाटर केला अदरक है, या फिर केला भिंडी आलू है? फल के साथ साथ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई जड़ कौन कौन से पौधे होते हैं, है ना, आपका तना, पत्ता, बीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फल के बारे में जान लेते हैं। तो फल आपका केला होता है, सेब होता है, साथ में बैगन भी होता है, याद रखिएगा। बैगन किसके अंतर्गत आता है? आपका फल का अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर जड़ की। देखिए हम यहाँ पर जड़ के बारे में आपको बताएंगे, है ना। तने के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में पत्ते के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से पौधे होते हैं पत्ते के। बीज के बारे में पता होना चाहिए। तीन चारों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई जड़ के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो इसमें आपका मूली हो गया। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जो चीज की चोंच निकली होती है वो हमेशा जड़ के अंतर्गत आएगी, और जो चीज गोल होगी, है ना, वो आपका फल भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है, वो आपका क्या होगा? तना होगा। उदाहरण के तौर पर हम जाने तो जड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपका मूली होगा। मूली को देखेंगे आप, पेनी होती वो, है ना, उसकी चोंच निकली होती है। आपकी गाजर हो गई, उसकी भी निकली होती है। चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जड़ के अंतर्गत आते हैं, है ना। तने की हम बात करें तो तने के अंतर्गत आपका आता है आलू, प्याज और अदरक। ये सभी क्या है? गोल है ना। तो ये तने के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये जड़ के अंतर्गत। छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। पत्ते में कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन सी सब्जी आती है, कौन कौन से फल आते हैं? तो पत्ते में आपका धनिया आ गया, पत्ता गोभी आ गया, अरबी आ गया, पालक आ गया और कड़ी पत्ता। ये सभी के सभी पत्ते के अंतर्गत आते हैं, है ना, पत्ते के अंतर्गत। बीज की हम बात करें तो बीज के अंतर्गत आपका चना आ गया, बाजरा आ गया, सरसों आ गया, गेहूं भी आपका बीज के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद में धान, फूल, सहजन, केला, कचनार फली, मटर, ये सभी के सभी बीज के अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ना। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर लिखूंगा, ज्यादा समय आपका खराब होगा, ज्यादा समय आपको बचा नहीं है। सुन लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से। एक बार नहीं सुनेंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर 4 बच्चों के नाम लिखे, अमर, राधिका, सुरजीत और मारिया। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पत्ता, एनीमिया। एनीमिया कब होता है? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ध्यान में देना है कि किसकी बात की जा रही है।
बच्चों की, क्योंकि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है, आपके नवजात शिशु में अलग होती है, 1 सप्ताह के बच्चे में बदल जाती है, 1 महीने के बच्चे में बदल जाती है, और वयस्क में बदल जाती है। जो महिला और पुरुष के अलग अलग होते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि नवजात शिशु का तो मुझे लगता नहीं पूछेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बच्चे के आगे के बारे में बात करें। देखिए बच्चे की बात की जा रही है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 11 से 13। यदि आपको ये हीमोग्लोबिन की मात्रा पता है ना, 11 से 13 डेसिबल होती है ना, कितनी होती है, 11 से 13 डेसिबल। तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं ना, ये आएगी आपकी बच्चों में। अब वयस्क, यहां पर हम बात करें वयस्क पुरुष के बारे में, वयस्क पुरुष जो कि 18 वर्ष से अधिक होते हैं नॉर्मली, है ना, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से 18 होता है। कितना होता है, 14 से 18। और इसी में हम यदि महिला की बात करें तो महिला में जो अलग हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा होती है 12 से 16। कितनी होती है, 12 से 16। ये याद रख लीजिएगा, है ना, ये क्या आएगा आपका डेसिबल में आएगा, है ना, ये डी का मतलब डेसिबल होता है। चलिए, अब यहाँ पर बच्चों के बारे में पूछा गया है, तो भाई 11 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका 11 से कम हीमोग्लोबिन है तो आपको एनीमिया हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई 11 से कम किस में है, आपका अमन में है, राधिका में है और मारिया में है ना। तो अमन, राधिका और मारिया कहां पर है, अमन, राधिका, मारिया 4th वाले विकल्प में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए, वयस्क पुरुष के बारे में पूछे 14 से कम जिसमें है उसको एनीमिया हो सकता है, और जिसमें 12 से कम महिला है उसमें एनीमिया हो सकता है ना। तो ये रिपोर्ट के बारे में आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, और इसी प्रकार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दे रखा है, एक तरफ भारत के राज्य, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क किसमें है ना, कौन से राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर और गिर। यहां पर कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर 2, 3 के बारे में भी आपको पता होगा, 2 के बारे में, 3 के बारे में, तो भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं, है ना। तो हम सभी के बारे में बताएंगे एक एक करके। चलिए, तो यहां पर हम बात करें जिम कार्बेट की, तो जिम कार्बेट के बारे में किस किस को पता, सभी को पता होगा भाई, ये उत्तराखंड में है ना। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, जिम कार्बेट की। और आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से, क्यूज दे रहा हूं कि इसका पुराना नाम क्या है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। काफी बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, ये आपको मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और अच्छे से और जल्दी बताना है ना, ध्यान रखिएगा, बताना है कमेंट्स के माध्यम से। आप वीडियो देख लेते हैं और बताते नहीं है, बताएंगे, कमेंट में जाएंगे। यदि आपको गलत जानकारी है कि भाई जिम कार्बेट को और कुछ नाम से जाना जाता है, कुछ बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, तो उनका भी आप देख सकते हैं, जिसको मैं लाइक कर दूंगा, समझ लीजिएगा कि उसने करेक्ट आंसर दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भाई कहां पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो रणथंभौर आपका राजस्थान में, रणथंभौर से आप समझ सकते हैं राजस्थान। गिर कहां है, गिर से गुजरात, है ना। तो आपका क्या हो गया, 2, 1, 4, 3, है ना। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। कुछ इनमें से जो इंपोर्टेंट और राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें। एक और यदि प्रश्न आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, अब यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें, तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, सुन लीजिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। डेचड राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपका राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में है ना। और ताल छापर अभ्यारण्य, ये भी आपका राजस्थान में है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है ना। यहाँ पर असम की हम बात करें, राजस्थान का मैं बता चुका हूं। असम की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि विकल्प में दे रखा है ना। उसके बाद में मानस राष्ट्रीय उद्यान, मेरे को थोड़ा सा खांसी है ना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नौमेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ पूछा जाता है, डिब्रूगढ़ सेखोवार राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपका कहां पर है, असम राज्य में स्थित है। अब बात करें यहाँ पर हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में आपका फूलों की घाटी, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट, जो जिम कार्बेट है, जो कि सबसे ज्यादा सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कहां पर है, आपका उत्तराखंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। इसका पुराना नाम आपको बताना है, याद रखिएगा, नहीं बताया तो समझ लेना, सभी को बताना है।
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका असम में है, सॉरी उत्तराखंड में है। उसके बाद में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। सारे जितने भी मैंने अभी फिलहाल में बताए उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अब बचा आपका गुजरात। गुजरात आपको बच गया है ना। तो गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि विकल्प में दे रखा है, ये इंपोर्टेंट है। और गल्फ ऑफ कच्छ और मरीन है ना, मरीन के बारे में पूछा जाता है। मरीन राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका गुजरात में स्थित है ना। ये जितने भी मैंने राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं ये सभी गुजरात में है। असम के बारे में बता चुका हूं, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान, यानी कि चारों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि नहीं सर आप तो लिख के ही बताए, तो मैं लिख के बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौखिक रूप से आपको बता रहा हूं ताकि आपका समय खराब ना हो, बस, और कोई बात नहीं। यदि आप बोलेंगे कि सर अगले वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी दीजिएगा लिखकर, तो वो भी मैं दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते, खाते, गाते और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, वो नाचते हैं। इस राज्य के बारे में बताना है। और मुझे नहीं लगता कि जो ये वीडियो देख रहा है उसमें से एक भी बच्चे को इस नृत्य के बारे में नहीं पता हो। सभी को पता है इसका आंसर? कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइएगा। क्या वो मिजोरम है, झारखंड है, असम है या फिर छत्तीसगढ़ है? तो उस राज्य का नाम, सॉरी उस, हाँ राज्य पूछा, सॉरी उस राज्य और उस नृत्य दोनों के बारे में आपको बताना है कि उस राज्य का नाम क्या है और उस नृत्य का नाम क्या है। क्या वो मिजोरम है, झारखंड है, असम या फिर छत्तीसगढ़ है? तो वो आपका होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। और नृत्य का क्या नाम है आपका? चेराव नृत्य। क्या है? चेराव नृत्य, है ना। ये जब फसल कटती है उसके पश्चात इस त्योहार को मनाते हैं। इसमें खाते पीते नाचते गाते सारी चीजें होती हैं। और उस नृत्य के बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है ना। याद रखिएगा, चेराव नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का है। और इसमें 6 से 8 लोग होते हैं, जैसा कि यहाँ पर विकल्प में, सॉरी प्रश्न में भी लिखा हुआ है। और इसे 2010 में, यह बात याद रखिएगा, यदि विकल्प में पूछा जाए, यदि कूट में आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कि 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था, है ना। 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे पुराना नृत्य पूछे कि मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो वो भी आपका चेराव नृत्य है। कौन सा? चेराव नृत्य। और इसे बांस नृत्य भी कहते हैं ना, ये याद रखिएगा, इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। कभी कभी चेराव नृत्य नहीं दे, बांस नृत्य दे तो भी वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चेराव नृत्य को ही बांस नृत्य कहा जाता है ना। ये याद रखिएगा, 2-3 चीजें, पहला वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेजड़ी के बारे में देखिए, इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए। खेजड़ी हो गया आपका, शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, है ना, जानवर और आपके पक्षी से, आपके पेड़ पौधे से, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, कूट में आंसर देना है। हम एक एक विकल्प पढ़ेंगे, जो सही होगा उस पर टिक करेंगे, जो गलत होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। चलिए 8वां आपका है कि यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल, खेजड़ी का जो वृक्ष है वो रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। अब रेगिस्तान क्षेत्र में कहां पर पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, कहां पर? राजस्थान में पाया जाता है ना। और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, ये भी याद रख लीजिएगा। राजकीय वृक्ष भी है आपका खेजड़ी राजस्थान का। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, जहां पर रेगिस्तान होता है वैसे ही पानी की कमी होती है, तो इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो गया। तीसरे विकल्प को देख लेते हैं। इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। तो ये तीसरा वाला जो विकल्प है ये भी आपका सही है। इसकी छाल जो है वो दवाई बनाने में काम आती है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है खेजड़ी में। इसके तने में पानी एकत्र होता है जैसे लोग पतली पाइप। तो ये वाला जो डी वाला विकल्प है ये आपका गलत है। ये ओक वृक्ष में होता है। यदि इसके आगे प्रश्न आया तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओक वृक्ष के बारे में होता है, ना कि खेजड़ी के। तो डी वाला आपका गलत है। यह वृक्ष छायादार नहीं, बिल्कुल होता है छायादार, तभी रेगिस्तान में उगाया जाता है, उगता है। तो डी जो ई वाला है ये भी गलत होगा। सही क्या होगा आपका? ए, बी और सी। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेजड़ी क्या है, एक विशाल छायादार वृक्ष है, जैसा कि यहाँ पर 5वें विकल्प में दिया था कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है।
छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में जो स्थानीय बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं और जो बुजुर्ग है वो बैठे रहते हैं ना उनकी छांव में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और खेजड़ी राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। यदि ये पूछे कौन से रेगिस्तान में पाया जाता है तो थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है तो राजस्थान में पाया जाता है ना। खेजड़ी की जड़ें क्या होती है गहरी होती है और सॉरी खेजड़ी की जो जड़ें होती है वो क्या होती है गहरी होती है और कम पानी में भी ये रह सकती है। और खेजड़ी की जो फली होती है उसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी करते हैं, याद रखिएगा, है ना, विकल्प में दे दिया जाता है। तो इसकी जो फली होती है उसका सब्जी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसकी छाल से दवा में बनाई जाती है, दवा में इसकी छाल का उपयोग किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। और खेजड़ी की जो पत्ती होती है उसका उपयोग चारे के रूप में जो वहां के पशु होते हैं उनको डाला जाता है ना, उसका उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है उसकी पत्तियों की। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। आपको आंसर पता चल गया, पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन करना है जिनमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए पहला विकल्प अंडे, बिल्कुल अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जो मांस होता है ना, उन सभी मांस में कोई सा भी मांस हो जाएगा उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलेगी, जिसमें मछली भी आ गया। जितनी भी दालें हैं उसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगी, तो दालें भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा, है ना, अंडे, दाल और मछली, इन तीनों में ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनना है आपको जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, उस देश, हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुनना है। अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, यानी कि एक राज्य होना चाहिए पहला वाला, और दूसरा क्या होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, झारखंड, बिहार, नागालैंड। तो देखिए यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल एक राज्य है, पुदुचेरी बिल्कुल एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। इसे मुझे नहीं लगता बी, सी और डी में जाने की आवश्यकता है, पहला ही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में बताऊंगा। आगे एक प्रश्न रखा है उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन राज्यों के बारे में बताना है जो समुद्र तट बंगाल के खाड़ी में है। ये भी सीटेट एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। और भी जो राज्य है और भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। इस पर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, बहुत मेहनत की है उस वीडियो में, चित्र के माध्यम से आपको बताया है। आपको मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा या फिर आप जाकर सर्च कर लेंगे, है ना, कि निकटवर्ती राज्यों से संबंधित प्रश्न और ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे, उसके पीछे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। चलिए, समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर जो निकटवर्ती राज्य है उसके बारे में आपको जानना है कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी, है ना, तो उसमें आंध्र प्रदेश बिल्कुल निकटवर्ती राज्य है, आपका उड़ीसा बिल्कुल है, तमिलनाडु है। पहला वाला विकल्प ही आपका सही है ना। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, एक और नाम जोड़ लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, है ना। ये जो 4 राज्य हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य है ना। अब यहाँ पर अरब सागर के बारे में पूछा जा सकता है, भाई अरब सागर के बारे में पूछा ही जाता है कि अरब सागर के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर मौखिक रूप से आपको बताऊंगा। आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जितने भी मैंने राज्य बताए हैं ये सभी के सभी अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है ना। यहाँ पर मिजोरम से पूछा जा सकता है और पूछा गया है मिजोरम का। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, उसके बाद में मणिपुर हो गया, है ना। ये तीनों राज्य मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं, है ना। मिजोरम का पूछा गया इसलिए मैंने लिखकर बता दिया। काफी इंपोर्टेंट जानकारी है, अच्छे से सुनिएगा। उत्तराखंड का पूछा जा सकता है आपका, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दोनों ही निकटवर्ती राज्य है उत्तराखंड के। राजस्थान से आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के निकटवर्ती राज्य आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये राजस्थान के निकटवर्ती राज्य है। मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है,
कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य आपके मध्य प्रदेश का निकटवर्ती राज्य है। असम के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी के सभी राज्य असम के निकटवर्ती राज्य है। तेलंगाना का पूछा गया था हाल ही में, जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी आपकी, उसके निकटवर्ती राज्य आपके छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है ना। ये मैंने 4-5 जो राज्य है और आपके बंगाल के खाड़ी है और अरब सागर के बारे में बता दिया है कि इनका निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यदि वीडियो आपको प्रॉपर्ली देखना तो उसको देख लीजिएगा, सारी चीज लिखकर बताई है और समझा कर बताई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती राज्य, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या क्या बताया, जल्दी से कमेंट्स करिए, इसका आंसर क्या होगा भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे ही आपको आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य, मैंने कितने बताए थे आपको 5 बताए थे, आपको यहां पर 3 ही बताना है। क्या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा है। क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था मध्य प्रदेश का, आपको उत्तर प्रदेश बताया था, है ना। उसके बाद में आपको छत्तीसगढ़ बताया था, उसके बाद में आपको मैंने महाराष्ट्र बताया था, महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात बताया था और उसके बाद में आपको राजस्थान बताया था, है ना। अब इसमें से छांट लीजिए कौन से 3 राज्य हैं आपके। आपका देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो, ये मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती यानी कि निकटवर्ती राज्य। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है। मच्छरों द्वारा रोगों के बारे में आपको बताना है भाई, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा होता है। निमोनिया, डेंगू, डेंगू लिखा हुआ है ना, खसरा, मलेरिया। निमोनिया के बारे में आपको बताया था, है ना, ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, जैसा कि कुछ समय पहले ही इसके बारे में आपको बताया था निमोनिया के बारे में। डेंगू, खसरा, मलेरिया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कूट में आंसर देना है आपको, ए और बी, बी और सी, बी और डी या फिर ए और डी। डेंगू मच्छरों से फैलता है, मलेरिया मच्छरों से फैलता, खसरा नहीं फैलता। तो बी और डी, बी और डी कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कुछ समय मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको सोचने समझने का वक्त मिले और आप आंसर को अच्छे से जान सके, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। यानी कि एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ नृत्य दिया हुआ है, इसमें सही कथन का हमें चयन करना है कि भाई सही कथन कौन सा है। कर्नाटक का जो आपका नृत्य है वो कथक है क्या, नहीं है। कर्नाटक का आपका जो नृत्य है वो कौन सा होगा, यक्षगान होगा, है ना। कथक किसका है, तो कथक आपका है केरल का, मैं यहां पर बताता भी जाता हूं आपका, कथक किसका, केरल का है। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का लावणी नहीं है, तमिलनाडु का जो नृत्य है वो आपका है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम, है ना, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। लेकिन लावणी किसका लोक नृत्य है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का है ना। तो इस हिसाब से आपका दूसरा वाला विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, असम। असम का सभी को पता है कि भाई असम का जो लोक नृत्य है वो क्या है, बिहू है। क्या है, बिहू है, ना कि बुइया, है ना। तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प भी गलत है। बुइया कहाँ का है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, है ना, लोक नृत्य बुइया है। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या होगा, आपका कुचिपुड़ी होगा। इसका मतलब है कि आपका फोर्थ वाला विकल्प सही है ना। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का बिहू है, बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का यक्षगान है, केरल का कथक है, महाराष्ट्र का लावणी है। बहुत सारे लोक नृत्य आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब बात करते देखिए, एक दो जो ज्यादातर पूछे गए वो है छऊ। छऊ नृत्य के बारे में पूछा गया, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। छऊ नृत्य ये कहाँ का है, तो ये है उड़ीसा का। कहाँ का है, उड़ीसा। यदि उड़ीसा विकल्प में नहीं आता है तो झारखंड आ जाएगा। यदि झारखंड भी विकल्प में आपको नहीं दिखता है तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों का ही लोक नृत्य है और प्रसिद्ध लोक नृत्य। उड़ीसा,
झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों का ही लोक नृत्य कौन सा होगा आपका? छऊ। चेराव नृत्य के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो चेराव नृत्य है ये कहाँ का है? मिजोरम का है। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। ये जो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसी पर्यटन के नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। यहाँ पर देखिए पर्यटक का नीचे दिए गए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा की सामान्य विशेषता है कि इसलिए यहाँ के गांवों के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग, यानी कि जो सामान्यता विशेषता क्या है कि यहाँ पर भारी वर्षा होती है, इस वजह से वहां के लोगों ने अपने घर कैसे बनाए हैं? बांस के खंभों पर धरती से लगभग कितने ऊंचे बनाए हैं? 10 से 12 फुट, अर्थात मीटर में हम देखें तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढालू होती हैं। और यहाँ गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर राज्य पूछा गया है, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर घर के बारे में पूछा गया है कि ये घर कहाँ का है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर आंध्र प्रदेश। आवास के बारे में पूछा गया है ना? तो कहाँ का है ये? तो इस प्रकार के जो घर है वो असम में बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? असम में, क्योंकि असम में भारी वर्षा होती है। क्या होती है वहां पर? भारी वर्षा होती है और लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। अब असम के साथ साथ ये आपका मेघालय में भी इस प्रकार के घर देखने को मिल जाते हैं। आपके मणिपुर में भी देखने को मिल जाते हैं, है ना? त्रिपुरा में भी देखने को मिलते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यदि यहाँ पर राज्य नहीं दे, पूर्वोत्तर राज्य दे, तो आपको करेक्ट आंसर लगा लेना पूर्वोत्तर राज्य पे, है ना? चलिए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूं कि यहाँ जो बांस होता है, ये वाला जो बांस जो घर बनाने में यूज करते हैं, उसे ये हरा सोना कहते हैं। बांस को क्या कहते हैं? ये हरा सोना कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना? और लकड़ी के घर जो होते हैं वो बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी से ही बनाई जाती है, यानी कि चाहे वो दीवारें हो या फिर छत हो, ढालू बनाई जाती है ताकि पानी आए तो वो वहां से नीचे चला जाए, है ना? ये आपको मीटर और फुट भी याद रखना है। कभी कभी क्या है विकल्प में दे दिया जाता है ना, और फुट में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला, आदिवासी उत्सव मेले के बारे में पूछा गया है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या फिर आदिवासी उत्सव मेला कौन सा है? क्या वो कुंभ मेला है? क्या समक्का सरालंबा जात्रा है? जात्रा को ही मेला कहते हैं ना? या खर्ची उत्सव है या फिर गंगा जी मेला है? तो यहाँ पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला के बारे में पूछा गया है, तो वो होगा आपका समक्का सरालंबा जात्रा या फिर मेला, है ना? इसे कहां पर मनाया जाता है इस उत्सव को? तो इसको मिजोरम में, सॉरी तेलंगाना में, भारत के तेलंगाना राज्य में इसको मनाया जाता है। और ये जो हिंदू आदिवासी हैं वो देवी देवताओं के सम्मान में इसको मनाते हैं। एक त्योहार है ना, जो कि तेलंगाना दक्षिण भारत में इसको मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और ये हर 2 वर्ष में मनाते हैं, हर 2 वर्ष में मनाते हैं, हर साल इसको नहीं मनाते, हर 2 वर्ष में इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस त्योहार का नाम क्या है? समक्का सरालम्मा जात्रा, है ना? बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, आपको पता है, तो पहला वाला विकल्प के बारे में भी आपको पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पोचमपल्ली नाम, पोचमपल्ली के बारे में आपने सुना होगा, कलमकारी के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तो पोचमपल्ली के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसका नाम लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्योमेट्री नमूने होते हैं, बकरियों की किस्म का जिसकी महीन ऊन शॉल बनाने में काम आती है, फिर प्राचीन भारत मंदिरों की श्रेणी का है। पोचमपल्ली नाम क्या है? इसके बारे में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए साड़ियां बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध है ना? साड़ियां बनाई जाती हैं, साड़ियां का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्योमेट्रीय नमूने होते हैं ना, पोचमपल्ली नाम। और पोचमपल्ली के साथ साथ कलमकरी, ये दोनों कहां पर बनाई जाती हैं? ये जो साड़ियां हैं, रेशम की साड़ियां होती हैं, ये कहां पर बनाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, है ना? ये याद रखिएगा, कहां पर? आंध्र प्रदेश में ये बनाई जाती है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित एक देखिए यहाँ पर पहली दी हुई है,
कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाच है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन हूं भाई? मैं तोता हूं, फाख्ता हूं, बदक जिसको सुरखाब भी बोलते हैं, फिर मोर। सिर पर मेरे ताज, सुंदर नाच, ताज किसके सिर पर है, नाच कौन दिखाता है, सुंदर पंख किसके होते हैं? तो वो मोर के होते हैं। आपने मोर देखा होगा, उनके सिर पर ताज होता है, नाच भी करते हैं, उनके पंख भी सुंदर होते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है? दमन एवं दीप के बारे में आपको बताना है। बांस की शिल्पकारी है, वर्ली चित्रकला है, पत्थर की शिल्पकारी है, या फिर कछुए के कवच की शिल्पकला है? क्या है इसका आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा 19 का। तो दमन एवं दीप के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर क्या होता है, कछुए के कवच की शिल्पकारी होती। क्या होती? कछुए के कवच की शिल्पकारी होती है। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? बीजों का अंकुरण के बारे में पूछा गया है कि किसकी अनुपस्थिति से हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, या फिर मध्यम ताप? क्या सही आंसर होगा? देखिए बीजों का जो अंकुरण है वो वायु जरूरी है, नमी जरूरी है, मध्यम ताप जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी तो है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति से भी अंकुरण हो सकता है बीजों का, है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे, आपने कद्दू देखा होगा, सब्जी खाई होगी कद्दू की, है ना। इसके जो पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आपने कद्दू का पौधा देखा होगा, आप जो मम्मी आपके माता पिता होंगे उन्होंने लगाया होगा घर में, और कद्दू आपने देखा होगा। तो ये किस में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता होती है, झाड़ी होती है, विसर्पी लता होती है, या फिर शाख होती है? क्या है 21 का आंसर? तो ये क्या होती है? विसर्पी लता होती है। आपने देखा होगा किसी के माध्यम से इसको लगाया जाता है, या फिर जो जगह होती नीचे जमीन खाली पड़ी होती है उस पर यहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे कि जो कद्दू होता है वो वजन ज्यादा होता है, वो धरती पर रहे, क्योंकि उसका भार जो इसका पौधा होता है वो नहीं झेल सकता, है ना। तो इसको किस में रखा जाता है, इसको किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? विसर्पी लता में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली, यहां पर देखिए बुंदेलखंड की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी? स्वांग है, मटकी है, भगोरिया है, या फिर लावनी है? क्या है सॉरी। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका स्वांग। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य कौन सी होगी? आपकी स्वांग होगी, है ना। यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए यदि यहाँ पर राज्य के बारे में पूछे कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य जो स्वांग है ये किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये हरियाणा राज्य में है ना। हरियाणा राज्य के साथ साथ ये आपका राजस्थान में भी है ना। राजस्थान के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में भी है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। मालवा क्षेत्र हम कह सकते हैं उसमें ये लोकप्रिय है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प को चुनना है, आपको पहचान करना है। पौधे देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, कूट में आपको आंसर देना है भाई क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। दूसरा विकल्प देखते हैं, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयक होती है, तो कीटनाशक बनाने में प्रयक नहीं होती है ना। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, तो पशु जो है वो पौधों को आश्रय प्रदान नहीं करते हैं, पौधे पशु को आश्रय प्रदान कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है ना। अगला है, पौधे हम बीज प्रदान करते हैं, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें से कुछ खाए जा सकते हैं, बिल्कुल पौधे हमें बीज प्रदान कर सकते हैं जिसमें से हम कुछ खा भी सकते हैं। तो पहला और चौथा किस कहां पर है? डी वाला विकल्प, और यहीं पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन आपको पहचानना है। चारों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, या फिर पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। यहाँ पर सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है, तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? जो फूल होते हैं वो पौधे को क्या करते हैं? प्रजनन अंग देते हैं, या फिर प्रजनन अंग होते हैं फूल पौधे के, है ना।
तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। ये सबसे उपयुक्त कथन होगा, है ना, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों के संबंध में। चलिए, जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यहाँ पर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में बताना है। कौन सा? मिजोरम और लक्षद्वीप। मिजोरम राज्य है, आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य है। लद्दाख और पुदुचेरी, बिल्कुल लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है और पुदुचेरी भी आती है। जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प भी आपका गलत। देखिए यहाँ पर मैं आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। नागालैंड आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर आपका होगा दिल्ली। मैं मौखिक के आपको बता देता हूँ ना, लिख कर नहीं बता रहा हूँ। भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपका दिल्ली हो गया। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? आपके 8 है, जिसमें दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख है। जम्मू और कश्मीर को 2019 में ही बनाया गया था, आपको पता होगा। जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है आपका, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप है, लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है ना। ये 8 प्रकार के आपके केंद्र शासित प्रदेश है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 2 जो केंद्र शासित है वो 2019 में इनको बनाया गया था, अक्टूबर माह में, है ना। जिनके बारे में आपको पता होगा, हाल ही में इनको बनाया गया है, यानी कि ज्यादा समय नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम आपको बताना है। सीधा सीधा महाराष्ट्र की साड़ी के बारे में पूछा गया है, पोशाक के बारे में पूछा गया है ना। सॉरी, क्या वो बनारसी साड़ी है, नौवारी साड़ी है, कलमकारी है या फिर जामदानी है? कौन सी साड़ी है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये होगी आपकी नौवारी। जो नौवारी साड़ी होती है ये एक एकल 9 गज की साड़ी, जिसे काष्टा साड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको काष्टा साड़ी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? काष्टा साड़ी के नाम से भी जानते हैं। और नौवारी याद रखिएगा, महाराष्ट्र की एक जो पोशाक है या फिर साड़ी है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। बात करें हम यहाँ पर बनारसी साड़ी की, कलमकारी की, कलमकारी साड़ी के बारे में हम बात करें तो जो कलमकारी है ये आपकी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ी है ना। उसके बाद में आपकी बनारसी साड़ी की हम बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश की है, जो काफी प्रचलित है ना। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर जामदानी भी है शायद, है ना। हाँ, जामदानी भी आपके विकल्प में है और ये पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। जामदानी पश्चिम बंगाल की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, नौवारी आपकी महाराष्ट्र की, है ना, बनारसी आपकी उत्तर प्रदेश की। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी साड़ी कहाँ की पारंपरिक है या फिर प्रसिद्ध है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? सभी को पता है कि भाई लड़कों की आयु कितनी होती है, लड़कियों की आयु कितनी होती है। लड़कियों की आयु आपकी 18 होती है और लड़कों की क्या होती है? 21 होती है। तो बी वाला करेक्ट होगा। लड़कियों की 18 और लड़कों की 21, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछा गया है। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या फिर कदम्ब का वृक्ष? सभी को पता है और इस प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? आपका बरगद का वृक्ष होगा। कौन सा होगा? बरगद का वृक्ष। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछे तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो आपका होगा बाघ। कौन सा होगा? बाघ होगा। ये पशु लिखा हुआ है ना, पशु। पक्षी के बारे में पूछे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो होगा आपका मोर। क्या होगा? आपका मोर होगा। पुष्प के बारे में पूछे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो होगा आपका कमल, है ना। राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछे खेल क्या होगा? तो वो होगा आपका हॉकी, जिसके बारे में आपको पता है ना। साथ में वृक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है, बरगद का वृक्ष है। और राष्ट्रीय नदी के बारे में पूछे, नदी के बारे में यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी, है ना। तो चारों पांचों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय नदी। चलिए, यदि राष्ट्रीय लिपि के बारे में पूछा जा सकता है भाई सीटेट एग्जाम में, तो देवनागरी है लिपि। लिपि कौन सी होगी आपकी? देवनागरी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका चांगपा है। चांगपा क्या है? एक प्रकार की जनजाति होती है चांगपा, है ना। और इस जनजाति के बारे में पूछा गया है कि क्या ये ठंडे रेगिस्तान में रहती है, पहाड़ों पर रहती है, पठार पर या फिर नदियों पर। तो चांगपा जनजाति कहां पर रहती है इसके बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये रहती है पहाड़ों पर।
पहाड़ों पर निवास करती, सीधा सीधा ये प्रश्न भी पूछा गया था सीटीटी एग्जाम में कि भाई चांगपा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। विकल्प में राज्यों के नाम दे रखे थे और उसमें एक था लद्दाख, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो याद रखिएगा जो लद्दाख है उसमें चांगपा जनजाति रहती है। लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है चांगपा जनजाति, तो लद्दाख आपको याद रखना है। साथ में ये कौन सी बकरी को पालते हैं, तो पश्मीना बकरी को पालते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। जो पश्मीना बकरी होती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाली जाती है, और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। जो पश्मीना बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह लेती है। कितने, 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह लेती है, और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर अपना जीवन यापन कर लेती है। जो मनुष्य के बाल होते हैं उससे ये कितने गुना अधिक पतले होते हैं, तो 6 गुना अधिक पतले होते हैं पश्मीना बकरी के बाल, याद रखिएगा। और जो साधारण स्वेटर होती है या फिर शाल होती है, उस स्वेटर की तुलना में 6 गुना अधिक ज्यादा गर्म होती है आपकी पश्मीना शाल या फिर स्वेटर। और कितना समय लगता है एक स्वेटर या फिर शाल बनाने में, लगभग 250 घंटे लगते हैं एक स्वेटर या फिर एक शाल को बनाने में, ये आपको याद रखना है। साथ में जो इंपोर्टेंट जानकारी है कि जहां पर पश्मीना बकरी को रखा जाता है या फिर पाला जाता है, लिख देता हूं मैं, पाला जाता है बकरियों को, उसे क्या कहा जाता है, आगे ये प्रश्न आएगा, तो उसे लेखा कहा जाता है। जहां पर चांगपा जनजाति रहती है ना, चांगपा जनजाति रहती है, उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। याद रखिएगा जहां पर इस बकरियों को पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है, और जहां पर ये चांगपा जनजाति रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में यदि पूछे कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, वैसे विकल्प में कूट में आपसे पूछ सकते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्योंकि और भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर देखिए वृद्धि जनसंख्या यहाँ पर लिख रहा हूं ना, जनसंख्या में पूछे तो वो है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में पूछे भाई सबसे ज्यादा कहां पर है प्रतिशत के मामले में, तो वो है आपका मिजोरम। कहां पर है, मिजोरम। केंद्र शासित के बारे में पूछे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आपकी जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है प्रतिशत के मामले में, तो वो है लक्षद्वीप। क्या है आपका, लक्षद्वीप। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी जानकारी है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके प्रतिशत मिजोरम और लक्षद्वीप की बात करें तो लगभग 94% जनजाति रहती है मिजोरम में भी, और लक्षद्वीप में भी प्रतिशत के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, जैसे कि जनसंख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वैसे ही गोवा में सबसे कम जनजाति पाई जाती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो है समुदाय है वो कौन सा है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है भारत में, तो पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो है गोंड, है ना। पहले नंबर पर आपका गोंड है और दूसरे नंबर पे आपका भील, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोंड और भील ये दोनों जनजाति है। और तीसरे नंबर पर भी यदि आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं संथाल, है ना। कौन सी है, संथाल जनजाति। तीनों जनजातियों के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप गलत ना करें, है ना। यदि ऐसा भी पूछा जाए कि भाई वो कौन कौन से राज्य है मोटे मोटे तौर पर जिनमें जनजातियां बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा भारत में वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है, इसमें जनजाति नहीं पाई जाती। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, है ना। इन चारों राज्यों के बारे में अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इतना सारी चीजें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति के बारे में मुझे लगता है सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। चलिए, कुछ समस्या आती है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़े और बकरी रखते हैं क्या कहलाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, क्या कहते हैं, जल्दी से फटाक से इसका आंसर दीजिए। चांगपा अपनी जो भेड़ बकरी होती हैं, जो बकरियां होती है उनको रखते हैं, चांगपा जनजाति सॉरी उसे क्या कहा जाता है, क्या बताया था मैंने आपको, रेबो किसको कहा जाता है, जहां पर चांगपा जनजाति रहती है ना। और लेखक किसको बताया था, जहां पर भेड़ बकरियां रहती है, भेड़े या फिर जो बकरियां होती हैं उनको रखा जाता है। तो विकल्प में सॉरी प्रश्न में क्या पूछा गया था, भेड़ बकरियां कहां पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे लेखा कहा जाता है।
दिचांगपा जनजाति कहाँ पर रहती है, उसे क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे रेबू कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भेड़ बकरियां होती है उसके बारे में पूछा गया था, तो लेखा यानी कि बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। यानी कि जो सुनामी आई थी उसके पहले ही वहां जो जानवर थे वो अचानक जो उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखा, और उससे जो वहां के आदिवासी थे वो समझ गए कि किसी प्रकार की आपदा आने वाली है। तो वो कौन सी सुनामी थी? सॉरी, उस सुनामी का नाम आपको बताना है। हिंद महासागर की सुनामी जो 2004 में आई थी, गुजरात का भूकंप जो 2001 में आया था, कश्मीर की बाढ़ जो कि 2014 में आई थी, या फिर केदारनाथ का भूस्खलन जो 2013 में आया था। तो ये जो वाक्य है ये कहां पर हुआ था? हिंद महासागर की सुनामी जो 2004 में आई थी। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उष्मा द्वीप क्या है? यहां पर उष्मा द्वीप के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, वहां द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, वहां शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, या फिर वहां ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों में उच्च तापमान है। उष्मा द्वीप, उष्मा से समझ जाइए कि जहां पर उष्मा ज्यादा हो, है ना, गर्म हो, कि वहां शहरी या फिर नगरीय महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, उसे क्या कहा जाता है? उष्मा द्वीप कहा सॉरी जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? यहाँ पर देखिए कीट भक्षी पौधे के बारे में पूछा गया है। अमरबेल पौधा है, शैवाल जिसे लाइकेन भी कहा जाता है, पीचर प्लांट है जिसको पीचर पौधा या फिर कैक्टस, है ना। कीट भक्षी जो शिकार करता है ना, कीटों का शिकार करता है, जिसमें चूहा भी हो सकता है, मेंढक वगैरह अन्य कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो वो पौधा होगा आपका पीचर पौधा। इस पीचर पौधे को आप घटपर्णी पौधा भी कह सकते हैं। कौन सा पौधा कह सकते हैं? घटपर्णी पौधा भी कह सकते हैं, नेफेंथिस पौधा भी इसे कह सकते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नेफेंथिस पौधा भी इसे कहते हैं। इसे आप कीट भक्षी पौधा जो कि विकल्प में दे रखा है, सॉरी प्रश्न में दे रखा है, इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है ना। ये तीनों चारों नाम से जाना जाता है। पीचर पौधे की जगह घटपर्णी भी दे दिया जाए, नेफेंथिस, शिकारी पौधा, एक ही बात है ना। अब बात करते हैं कि भैया कहां पर पाया जाता है। तो यदि हम विदेश की बात करें, है ना, भारत के बाहर की बात करें, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहां पर? मेघालय राज्य में, है ना। तो याद रखिएगा, यदि विकल्प में ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में से एक हो तो टिक कर दीजिएगा, या फिर राज्य दे रखे भारत का तो मेघालय पे टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो घटपर्णी पौधा होता है ये शिकारी पौधा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चूहे, मेंढक, जो अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं उनका ये शिकार करता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा इस पौधे को, एक घड़ेनुमा आकार का होता है, लंबे घड़ेनुमा आकार का, ऊपर एक पत्ती जैसा ढक्कन होता है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और उसी में वो कीड़ा मर जाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाता, है ना। तो उसमें ही वो मर जाता है। तो अब ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा क्यों करता है, मतलब ये शिकार क्यों करता है, कीट भक्षी पौधा क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का अभाव होता है या फिर कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वहां पर पैदा होता है, वहां पर उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मिट्टी में वहां पर ये उगता है। और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चूहे का शिकार करेगा, मेंढक का शिकार या फिर अन्य कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की ये हरकत करता है, शिकार करता है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आपका तीसरा वाला होगा। सारी जानकारी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पाठ हुत्तुतु में कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया है। क्या एक मुक्केबाज है, क्या एक व्यायामी जिम्नास्ट है, एक भारोत्तोलक है, या फिर एक हॉकी खिलाड़ी है? यहाँ पर सभी को पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। ये क्या है? एक भारोत्तोलक है। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? भारोत्तोलक को वेट लिफ्टर कहा जाता है, वेट लिफ्टर, है ना। याद रखिएगा, इंग्लिश में देते हैं वेट लिफ्टर, तो भी आपको वहां पर गलत नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बारे में हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था।
कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। राज्य के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कूट में विकल्प दे दिया जाता है और आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न, है ना। बात करें मल्लेश्वरी जी के बारे में तो इन्होंने 12 साल की उम्र में ही वजन उठाना शुरू कर दिया था। लगभग कितना उठाया था इन्होंने अंतिम? तो 130 किलोग्राम। यहाँ पर यह भी जरूरी है, कितना किलोग्राम उठाया था? याद रखिएगा 130 किलोग्राम तक का भार इन्होंने उठाया था या फिर ये उठा लेती है। और इनके द्वारा 29 मेडल जीते गए थे बाहर। कितने? 29। याद रखिएगा, ये पूछा जाता मेडल, और ये पूछा भी गया है विकल्प में, है ना, कि 4 विकल्प दे दिए गए थे कि भाई 29 मेडल किसके द्वारा जीते गए हैं, है ना, या फिर 29 मेडल जीते गए हैं, कौन सा विकल्प इसमें सही है, कौन सा गलत है। इस प्रकार से कूट में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश के रहने वाली थी। 130 किलोग्राम का भारी उठा सकती है। 29 मेडल इनके द्वारा बाहर जीते गए हैं। साथ में इनको यहाँ ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट थी। याद रखिएगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये छोटी सी जानकारी थी। कुछ सम्मान मैं आपको बता देता हूं कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। 95-96 में इनको मिला था। इनको पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। नागरिक सम्मान होता है 1999 में नवाजा गया था। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 1994 में। तो कुछ पुरस्कार थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनको ये सारी चीजें मिल चुकी है ना। चलिए आगे बात करेंगे बाघ के बारे में। बाघ के बारे में सही कथनों का आपको चयन करना है। उनके बारे में सारी जानकारी दूंगा एक एक करके। पहले हम विकल्पों को पढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए, पहला विकल्प है आपका कि बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, मतलब करेक्ट विकल्प है आपका पहला वाला। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते, बिल्कुल हिल सकते हैं। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो बाघ की दहाड़ जो है वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई नहीं देती है। आपका जो तीसरा वाला विकल्प है वो गलत है। चौथा देख लेते हैं। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। बिल्कुल सही है। उसके पेशाब से, उसकी गंध से पता चल जाता है कि कौन सा बाघ आया था, किस क्षेत्र का था, है ना। वो सारी चीजें बाघ अपने आप में पता कर लेता है। चलिए ये तो रहा विकल्प के अनुसार आंसर की ए, बी और डी। ए, बी, डी किसमें है? तीसरे वाले विकल्प में। थोड़ा सा बाघ के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। बाघ क्या है? बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है भारत का। ये तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। और बाघ के बारे में आपको पता होगा कि इनके शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है। और इनकी उम्र की हम बात करें, जैसे इस प्रकार से विकल्प पूछे गए हैं, वैसे जो मैं अलग से जानकारी दे रहा हूं उसमें से किसी प्रकार के विकल्प भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी उम्र जो होगी वो लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, 26 साल। कितनी होगी? 26 साल इसकी उम्र होगी। और बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण जो कि फोर्थ वाले विकल्प में है वो किससे करता है? मूत्र के द्वारा करता है ना। और बाघ क्या है? समूह में रहते हैं। जैसे बाघ हो गया आपका, हाथी हो गया, है ना, शेर हो गया, ये सारे समूह में रहना पसंद करते हैं। और इनके जो समूह का नेतृत्व करता है वो कौन करता है? जैसे हाथी का हथिनी करता है, शेर को शेरनी करता है, वैसे ही बाघ का बाघिन करती है। कौन करती है? बाघिन। नेतृत्व करती जो नेता होती है वो कौन होती है? बाघिन होती है। और समूह में लगभग कितने बाघ होते हैं? तो समूह में लगभग होते 10 से 12 बाघ। कितने? 10 से 12 बाघों का समूह होता है। और बाघ को जो नर बच्चे होते हैं वो कितने समय में अपने समूह को छोड़ देते हैं? तो याद रखिएगा, बाघ के बच्चों का जो समय होता है वो 3 से 4 वर्ष का होता है। इतने वर्ष का जो समय होता है, इतने समय में अपना जो समूह है उसको छोड़ देते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं ना। और बाघ के जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। कितना? 2 से 2.5 किलोग्राम का इनका वजन होता है। और जो आपका तीसरा विकल्प था कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, तो 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितना? 3 किलोमीटर। इसलिए आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर गलत होगा। साथ में बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, यानी कि अंधेरा है उसमें भी वो अपना रास्ता बना लेता है। किसके माध्यम से? मूंछों के माध्यम से। बाघ जो इंपोर्टेंट जानकारी है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में, कि बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या
हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है कि जो पत्तियों को हिलने या फिर सरसराहट है किसी जीव के कारण है या फिर हवा के कारण पत्तियां हिल रही है, पेड़ हिल रहा है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या फिर चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, इस वजह से ये जानकारी वो ले सकता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितना गुना अधिक देख सकता है? तो 6 गुना अधिक देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना अधिक देख सकता है बाघ। और साथ में एक और प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि बाघों की संख्या क्यों घट रही है, किस कारण घट रही है, ये अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो कारण है वो बाघों का अवैध शिकार हो सकता है, अवैध शिकार होता ही, और प्राकृतिक आवास का निवास, ये दोनों ही कारण सबसे ज्यादा हो सकते हैं बाघों की आबादी तेजी से जो घट रही है उसका, है ना। और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है, कब बनाया गया है? तो हम बात करें नेशनल पार्क की तो कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, है ना। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ये कब बनाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था 1973 में। इसका निर्माण, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, लेकिन इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया था? 1973 में बनाया था। और ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है ना, कार्बेट नेशनल पार्क है ना, ये याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी मैंने जानकारी दी बाघ की ही सारी जानकारी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, या फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा? किसके द्वारा किया गया था गोलकुंडा किले का निर्माण? यदि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो गोलकुंडा किले का जो निर्माण है वो कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं का श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? श्वेत श्याम रंग में यानी कि सफेद और काले रंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या वो चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा है, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उल्लू है, चमगादड़, सांप, शेर है? कौन से पशु है जो वस्तुओं का श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो वो आपके चमगादड़ है, उल्लू है और काटा चूहा है। ये तीनों जानवर जो है वस्तुओं को काले और सफेद रंग में यानी कि श्वेत और श्याम रंग में देख पाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मृत एवं सड़े गले पदार्थ में पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। घास, कुत्ता, खुमी या फिर कुसकुटा या फिर अमरबेल जिसका कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा खुमी, है ना। याद रखिए जो खुमी है वो मृत एवं सड़े गले पदार्थ के पोषक प्राप्त करने वाला जीव का एक उदाहरण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के प्रारंभ में बोया जाता है। कब बोया जाता है खरीफ की फसल को? वर्षा के मौसम का जब प्रारंभ होता है तब बोया जाता है। और खरीफ की फसल को मानसून या फिर बरसात की फसल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि खरीफ की फसल का उदाहरण बताइए कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल को बोया जाता है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, चना, गेहूं, मटर, सरसों, गेहूं, मटर, सरसों, कपास, चना, धान, कपास, सरसों। खरीफ की फसल यानी कि जब वर्षा होती है उस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है ये पूछा गया है। तो उसमें धान बोया जाता है, मक्का बोई जाती है, जोरगम बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जो भारत में फसल बोई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो रबी की फसल होती है, एक होती है आपकी खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल, है ना। याद रखिए 3 तरह की फसल होती है, जिसमें आपकी खरीफ की फसल ये हो गई। और इसके अंतर्गत खरीफ की फसल में इनके अलावा हम बात करें तो चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी के सभी कौन सी फसल होगी? आपकी खरीफ की फसल होगी। रबी की हम बात करें तो रबी की जो फसल है उसमें आपका हो गया गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, जई, तना, अलसी, ये सभी की सभी क्या है? रबी की फसल है ना। अब यहाँ पर बात करें खरीफ की फसल को बोया कब जाता है? तो ये जून जुलाई में इनको बोते हैं, जून और जुलाई, है ना, जब बरसात की शुरुआत होती है। और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में यानी कि अक्टूबर माह में इसको काट लिया जाता है। जैसे कि रबी की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में इसको बोई जाती है और इसको काटा कब जाता है? देखिए रबी की जो फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है ना। और इसका जो बीच का समय होता है यानी कि इसके और इसके काटने का और इसके और इसके काटने का जो बीच का समय होता है, जो सबसे छोटा समय होता है, कह सकते हैं कि एक छोटा मौसम होता है ना, उसमें जायद की फसल बोई जाती है। वो जायद की फसल के अंतर्गत आपने ककड़ी देखी होगी, है ना, ककड़ी खाई भी होगी,
साथ में तरबूज देखा होगा। ये सब क्या है, ये जायद की फसल है ना। इनको उगाया जाता है जब ये दोनों फसल कट जाती है ना। उस बीच में एक छोटा सा मौसम आता है, उसमें इन चीजों को बोया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, जायद की फसलें कहा जाता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये पूछा गया। धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, किसको जब बारिश होती है उसके बाद नहीं बोया जाता, ये पूछा गया है। तो वो होगा आपका 40 का सही आंसर। पहले आप बताइए क्या होगा, गेहूं है ना। गेहूं को कब बोया जाता है, यानी कि गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है ना कि खरीफ की फसल है। बाकी धान, मक्का, सोयाबीन तीनों ही क्या है, खरीफ की फसल है। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपका सीटीईटी एग्जाम में पूछा गया है। क्या बिल्ली 10 घंटे सोती है, अजगर 12 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे या फिर जिराफ 6 घंटे। सही समय आपको बताना है कि इसमें सही समय क्या है। तो सही समय होगा आपका गाय का, क्योंकि गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है। कितने घंटे, 4 घंटे सोती है। बिल्ली 10 घंटे नहीं सोती, बिल्ली 12 घंटे सोती है। कितने, 12 घंटे सोती है। अजगर आपका 12 घंटे नहीं सोता है। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। जिराफ आपका 6 घंटे नहीं सोता है, जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है। तो इस हिसाब से आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी स्लोथ के बारे में पूछा जाता है, आपने को पता होगा स्लोथ है ना, ये कितने घंटे सोता है, तो 17 घंटे सोता है, जिसके बारे में काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। अजगर के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्ली के बारे में बता दिया, गाय के बारे में, जिराफ के बारे में विकल्प में दे रखा है, हाथी के बारे में है ना। तो 2 से 4 घंटे, 4 घंटे इसका सही है ना। 4 घंटे विकल्प में हो तो आप फटाक से लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर होगा है ना। तो तीनों चारों जो मैंने बताए हैं इनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार करना है आपको। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, यानी गर्मी होती है ना। जहाँ पर गर्मी होती है उस राज्य का यहाँ पर नाम पूछा गया है, उस क्षेत्र का नाम पूछा गया है। कौन सा है वो क्षेत्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर राजस्थान। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपने विकल्प देखकर ही आंसर का पता लगा लिया होगा। वो है राजस्थान। यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर जो खेजड़ी वृक्ष है वो पाया जाता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस वीडियो में बताया था है ना। यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए इसके जो घर होते हैं वो अपने जो मिट्टी होती है उसके होते हैं, और दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है ना। तो ये कहाँ के घर हैं, तो ये राजस्थान के घर है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, भाई ये कहां पर पाए जाते हैं, असम में, राजस्थान, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा असम में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पर पाए जाते हैं, आपके असम में पाए जाते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 4 में पाठ भोजन 7 कन्ना में बोरा एक सामान्य किस्म। बोरा क्या है भाई, गेहूं की किस्म है, फसल की, सब्जी की या फिर धान की। सभी को सभी को पता है, एक प्रकार की धान की, यानी कि जो आपके चावल होते हैं, चावल का नाम है बोरा। और ये कहाँ की किस्म है, मतलब कहाँ पर होती है ये, तो ये होती है आपकी असम में है ना। बोरा चावल मुख्य रूप से असम में गर्मी के मौसम में होते हैं। कब होते हैं ये, गर्मी के मौसम में होते हैं, याद रखिएगा। बात करें, एक होता है आपका, देखिए अमारा के बारे में पूछा जाता है। अमारा भी आपका एक प्रकार का चावल है। उसके बाद में अंजलि के बारे में पूछा जाता है, अंजलि भी एक प्रकार का चावल है। अन्नदा का बारे में पूछा जाता है, ये भी एक प्रकार का चावल है। तो ये तीनों ही जो, ये याद रखिएगा क्या है, ये इसकी किस्म चावल की है ना। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सॉरी उड़ीसा में पाया जाता है ना। एक पाया जाता है कतरनी चावल के बारे में पूछा जाता है ना। तो कतरनी क्या है, एक प्रकार का चावल का सामान्य किस्म है। और ये कहां पर पाया जाता है, तो ये बिहार में पाया जाता है ना। लिट्टी चोखा याद आया है ना, लिट्टी चोखा कतरनी चावल। तो ये आपको याद रखना है, बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में, और ये असम में पाया जाता है आपका बोरा चावल है ना। ये छोटी सी जानकारी थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, हम अंतिम छोर पे हैं। तो वीडियो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है वीडियो को, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है? आपने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में सुना होगा, एक पार्ट है एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये नौसेना में डॉक्टर थी, इसमें नौसेना में ये डॉक्टर थी, है ना, और ये परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। कौन सी? एक बार फिर नाम बता देता हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये याद रखिएगा क्योंकि ये 4 विकल्प देकर आपसे कोर्ट में आंसर पूछे जा सकते हैं ना। और ये थनमंडी जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है, इसमें रहने वाली एक छोटा सा गांव था ये थनमंडी, जिसमें ये रहते थे, और वहां से निकलकर इन्होंने इतना बड़ा पद ग्रहण किया और ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर बनी, है ना। और ये अपने स्कूल के दिनों में वहां पहाड़ी पर चढ़ती थी, और एक गर्ल गाइड थी। क्या थी ये? गर्ल गाइड थी। आगे इस पर एक प्रश्न आएगा। साथ में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 5 साल तक पढ़ाई की और एमबीबीएस जम्मू मेडिकल कॉलेज से इनके द्वारा पढ़ाई की गई और वहीं पर ये डॉक्टर बनी गई, है ना। ये छोटी सी जानकारी थी इनके बारे में, ये पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर संख्या पूछी गई थी, तो संख्या कितनी थी? 36। कितनी थी? नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी थी? 33, 36 थी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 जून? जल्दी से बताएं फटाफट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सभी को पता होगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, है ना। 22 जून को क्या मनाया जाता है? 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? आपका बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उच्च समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना की होती है। किसके बिना होती है? मिट्टी, मृदा के, जल के, पोषक तत्व के या सूर्य के प्रकाश के? यह प्रश्न थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रश्न को थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना की होती। किसके बिना की होती? तो मिट्टी या फिर मृदा के बिना की होती है ना। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्षा का मापन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेंज गेज या फिर बैरोमीटर? तो यहां पर सही आंसर होगा आपका रेन गेज, वर्षा मापी, है ना। रेन का मतलब वर्षा होता है, इससे आप पता कर सकते हैं, इससे वर्षा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर की हम बात करें तो वायु की नमी को मापता है, ये किसकी? वायु की नमी को मापता है। हाइड्रोमीटर की हम बात करें तो तरल के सापेक्ष घनत्व को मापता है। किसको? तरल के सापेक्ष घनत्व को हाइड्रोमीटर मापता है। और बैरोमीटर की हम बात करें तो ये वायुमंडल के दबाव को मापता है, वायुमंडल के दबाव को मापता है बैरोमीटर, है ना। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा? रेन गेज होगा। चलिए अगला प्रश्न, पाठ रक्षाधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सीधा सीधा, जो वाहिदा है ये कहाँ की रहने वाली थी? मैंने बताया था लद्दाख से, हैदराबाद से, जम्मू कश्मीर से या फिर हिमाचल प्रदेश। क्या बताया था मैंने आपको? जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, है ना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या बोला था मैंने आपको? लाइक करना है, शेयर करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले दशक से घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है या फिर लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। भारत में बाघों की जनसंख्या के बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा पिछले 12 वर्षों में क्या हो गई है?
दुगनी हो गई है भारत में बाघों की जनसंख्या, यानी कि इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको 50 में से लगभग लगभग 45 नंबर, या फिर कोई कोई से बच्चे को तो 50 में से 50 नंबर आए होंगे, क्योंकि ज्यादा टफ यहाँ पर प्रश्न मैंने नहीं रखे थे, है ना। लेकिन फिर भी बताना है कि आपको इन 50 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हमारा ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी सारी चीजें वहां पर आपको फ्री में भी उपलब्ध है, जाकर एक बार डाउनलोड करके रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।